हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास साइंस की क्लास 4 की साइंस की बुक। इसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमने रीड कर लिया था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू थर्ड चैप्टर थर्ड आपका है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट। All living beings grow, become old, and then die. What would happen in all living beings keep on dying? Well, there would be no life on earth, but this would never happen as new individuals keep on taking birth all time. मतलब कहने का मतलब ये है कि आज जो आल लिविंग बींग्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं और वो बूढ़ी होती हैं। उसके बाद फिर क्या करती हैं, डाई कर जाती हैं। ठीक है, ओल्ड होकर उसके बाद डाई कर जाती हैं। इसी तरीके से हमारे और भी लिविंग बींग्स जो इसी तरीके से चलते रहते हैं। और उसके बाद वेल देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। इस तरीके से अगर ऐसा हुआ, कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो मरते ही जाएं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं होगी। बट दिस वुड नेवर हैपन एज न्यू इंडिविजुअल कीप ऑन टेकिंग बर्थ ऑल द टाइम। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऐसा होता है कि वो बच्चों को क्या करती हैं, बर्थ देती हैं, मतलब उनको बर्थ करती हैं। तो बर्थ होने से ही बच्चों के क्या होता है, दो लोग मरते हैं, डाई करते हैं, फिर दो लोग और हो जब बर्थ हो जाती है उनकी। इस तरीके से जो हमारी अर्थ पे लाइफ है वो उसका बैलेंस क्या होता है, बना रहता है। द वे थ्रू विच न्यू इंडिविजुअल्स आर बीइंग बर्न इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस तरीके से जो हमारे बर्न होते बच्चे जो होते हैं उनसे ही क्या होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन से ही बर्थ, बच्चे जो हमारे होते हैं वो बर्थ करते हैं। नेचर हैज़ गिवन एवरी लिविंग बीइंग एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट द लाइफ कंटिन्यूज ऑन द अर्थ। मतलब कह रहा है कि ये नेचर की तरफ से जो लिविंग बींग्स के लिए कि वो खुद से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कई तरीके से करते हैं। और इसी के वजह से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन से ही जो हमारी अर्थ उस पर कंटिन्यू लाइफ रहती है। मतलब दो चार मरते हैं, दो चार फिर पैदा होते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस बना होता है और अर्थ पर ज़िंदगी मतलब लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है। इन मोस्ट एनिमल्स देयर आर टू सेक्सेस, ए मेल एंड फीमेल। आप जानते होंगे कि मतलब जो सेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय इज़ मेल एंड गर्ल इज़ फीमेल। जो हमारा बॉय होता है वो क्या होता है, मेल होता है, और गर्ल हमारी जो होती है वो फीमेल होती है। सिमिलरली ए कॉक इज़ मेल एंड ए हेन इज़ फीमेल। मतलब अगर आपको एनिमल्स में समझाने हो, बर्ड्स में समझाने हो, तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं। तो जो कॉक हमारा होता है वो मेल होता है और जो हमारी हेन होती है वो फीमेल होती है। अगर आप फीमेल में समझाना चाहें तो बॉय जो हमारे होते हैं वो मेल होते हैं और गर्ल जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। इट इज़ द फीमेल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। जो फीमेल्स होती है वो क्या करती है, बर्थ देती है, मतलब बर्थ होती है टू यंग वंस। एक मतलब यंग्स को क्या करती है, यंग को जन्म देती है, बर्थ देती है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स दैट देयर यंग वंस। मतलब आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं जिन्होंने अपने यंग वन को बर्थ किया है। जैसे मदर से क्या होता है, बेबी। हैन का चिक, जो बेबी उसका होगा। फ्रॉग का क्या होगा, टैडपोल होगा। लॉयन का हो जाएगा कब आपका, डियर का हो जाएगा आपका फवान। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी जो मदर होती हैं वो अपने अपने बेबी को बर्थ करती हैं, जिससे जो हमारी अर्थ होती है उस पर लाइफ कंटिन्यू चलती रहती है। इस तरीके से होता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि और क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। मतलब जो एनिमल्स और रिप्रोडक्शन दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट होता है सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। पहला जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को मतलब यंग वंस को बर्थ करते हैं
सेकेंड आपका सम एनिमल्स ले एग्स, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एग दे मतलब ले करते हैं। फ्रॉम विच यंग वन कम आउट, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो मुर्गी हमारी होती है, होती है उस वो क्या कर देती है, अंडे को देती है, उसमें से फिर बाद में क्या होते हैं उसको सेती है, उसके बाद उसमें से बेबी निकलते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब उन्हें बर्थ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे अंडे से ही बाहर आते हैं, जैसे हमारी बर्ड्स हो गई हैं, जैसे hen और बाकी जितनी भी बर्ड्स हैं। फिर आपका होता है पॉइंट आता है फर्स्ट एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब जो एनिमल्स जो बच्चे को मतलब बर्थ करते हैं, बेबीज़ उनसे आते हैं, बर्थ देते हैं बेबीज़ को, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड ममेल्स। आप जानते होंगे कि जो हमारे एनिमल्स एक मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, तो वो एनिमल्स हमारे क्या कहलाते हैं, ममेल्स कहलाते हैं, ठीक है। इन दीज एनिमल्स द बेबी डिवेलप इनसाइड द मदर बॉडी, और ये क्या होता है, इन एनिमल्स जो ममेल्स होती हैं उनके बॉडी में जो बेबी हमारा होता है क्या करता है, डेवलप करता है, मतलब बढ़ता है, ग्रो होता है इनसाइड मतलब मदर बॉडी के अंदर। द बेबी फीड ऑन इट्स मदर मिल्क, और वो क्या करता है, बेबी क्या फीड करता है, मदर के मिल्क को फीड करता है। ममेल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स, जो हमारी ममेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल होती है। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विथ हेयर, और उनकी बॉडी किससे ढकी होती है, हेयर से ढकी होती है, ठीक है, कवर्ड होती है। काउज, बुफेलोज, कैट, डॉग्स, लायंस, deer, cats, rats, camels and zebras are example of some mammals, मतलब ये सब जो हमारे काऊ हुए, बुफैले हुई, कैट, डॉग, ये सब क्या होते हैं हमारे, सब किसके एग्जाम्पल हैं, ममेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। द लिस्ट इंक्लूड्स मैनी मोर, और इसमें और भी लिस्ट दी गई हैं जो इंक्लूड करती हैं इनको। ह्यूमन बींग्स इज़ आल्सो ए ममेल, ह्यूमन बींग जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक ममेल होती हैं। ए ह्यूमन बेबी रिमेन इन इट्स मदर बॉडी टिल इट इज़ फुली डेवलप टू बी बर्थ, और क्या होता है, वो जो ह्यूमन बॉडी के मदर के बॉडी के अंदर होती हैं और पूरी तरीके से कम्प्लीटली वो डेवलप कर जाती हैं, उसके बाद उनको क्या होते हैं, उनको बर्न करते हैं। द बेबी फीड्स ऑन इट्स बर्थ मिल्क, और जो बेबी होते हैं वो क्या फीड करते हैं, मदर के मिल्क को, ठीक है। तो ममेल्स गिव बर्थ टू बेबीज़, इस तरीके से जो ममेल्स होती हैं वो बेबी को बर्न करती हैं। फिर आपका आता है ममेल्स दैट ले एग्स, मतलब अब हम जानेंगे सेकेंड टॉपिक की जो हमारी ममेल्स होती हैं वो अंडे से मतलब उनके बेबीज़ आते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। द यंग वंस डेवलप इन दीज एग्स, और ये क्या करते हैं, उन अंडों को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं। दे कम आउट ऑफ द एग आफ्टर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों बाद जब ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये उससे बाहर आ जाते हैं। बर्ड, रेप्टाइल्स, फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट ले एग्स, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, फिश होती हैं और फ्रॉग्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये सब हमारे क्या देते हैं, अंडे को देते हैं, और उसी अंडे से उनके बेबीज़ बाहर आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स। बर्ड्स ले एग्स, एन एग हैज़ ए थिन हार्ड कवरिंग कॉल्ड द एग शेल, मतलब जो हमारी बर्ड्स होती है वो उनके अंडे पे एक हार्ड कवर होता है, जिसको शेल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एग शेल कहा जाता है, जो लेयर होती है। बिलो द एग शेल इज़ ए वाइट फ्लूइड कॉल्ड द एल्ब्यूमिन, और जो उसके शेल के अंदर एक वाइट कलर का आपने देखा होगा लिक्विड टाइप का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहा जाता है। इन द मिडल ऑफ द एल्ब्यूमिन इज़ ए येलो राउंड यॉल्क, और जो हमारे सबसे मिडल में आपने अंडा जब तोड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है, आपको ये देखिए इस तरीके से जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, यॉल्क कहते हैं, ठीक है। द यॉल्क हैज़ ए रेड स्पॉट इन द सेंटर, और यॉल्क के बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर में एक रेड कलर का स्पॉट होता है। दिस स्पॉट इज़ कॉल्ड द एम्ब्रियो, और उसी स्पॉट को ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू ए चिक, और एम्ब्रियो से ही हमारे एक छोटे बेबी का
एक छोटे बेबी क्या करता है, बर्थ करता है, मतलब चिक उससे निकलता है, छोटा जो बेबी होता है इनका। द चिक गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द एल्क, और जो हमारे चिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी एम्ब्रियो से ही फूड को लेते हैं, यॉल्क से लेते हैं। एज द चिक बेबी बर्ड स्टार्ट ग्रोइंग, जब ये चिक क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ द यॉल्क गेट्स रिड्यूस्ड, और जो यॉल्क का साइज़ होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। व्हेन द बेबी बर्ड ग्रो फ्लूली, जब ये पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं बेबी जो होते हैं हैन के। द एग्स शेल ब्रेक, और उसकी शेल क्या होती है कि ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। एंड द बेबी बर्ड केम्स आउट, और उसके बेबी क्या होते हैं, बर्ड के बेबी बर्ड्स क्या होते हैं, केम आउट, बाहर आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द बेबी बर्ड फ्रॉम द एग इज़ कॉल्ड हैचिंग, और इस प्रोसेस को, जितना भी प्रोसेस हुआ है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के जितने भी प्रोसेस होते हैं, इसको हम बेबी बर्ड के बाहर आने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। फिर आपका है लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ ए हैन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लाइफ साइकिल कैसे होती है। द मदर हैन सिट ऑन द एग फॉर अबाउट 21 days फॉर द लिटिल चिक टू हेज। जो हमारी जो हमारी हैन होती है, मदर हैन होती है, वो क्या करती है, कितने डेज़ के लिए, 21 डेज़ के लिए एग पर बैठती है और उसको हेज करती है, हेज आउट ऑफ द एग। और उसके बाद जब उसको हेज करने के बाद उसमें से क्या आता है आपका बाहर, एग से छोटे छोटे चिक्स बाहर आते हैं। दिस पीरियड ऑफ 21 days इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, और जो ये हमारा पीरियड होता है 21 days का, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके सर्किल जो होते हैं इस तरीके से बनते हैं। पहले एडल्ट जो हमारी होती है, उसका एग से हमारे इंक्यूबेशन, फिर इसका एम्ब्रियो से हैचिंग से फिर क्या आपके होते हैं, चिक्स बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से चिक डेवलपिंग फ्रॉम एन एग कैसे डेवलप करते हैं, इस तरीके से होता है जो आपका पूरा सर्किल जो बनेगा। बाई चांस आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि हैन का मतलब सर्किल आपका कैसा होगा, डेवलप का, तो इस तरीके से आप डेवलपिंग का पूरा सर्किल इस तरीके से आप बना सकते हो, स्केच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रॉग्स एंड फिश। अब फ्रॉग एंड फिश के सर्किल के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। फ्रॉग्स ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन। जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं और फिश होते हैं वो क्लस्टर में, मतलब हज़ारों की संख्या में, नंबर्स में एग को क्या करते हैं, एग देते हैं। उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्स कहते हैं। द यंग फ्रॉग्स दैट कम आउट ऑफ द एग आर कॉल्ड टैडपोल, और उससे जो हमारे यंग जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं उनके बेबी बाहर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टैडपोल्स कहते हैं। ए टैडपोल्स undergoes several changes before it became an adult, और एक टैडपोल को बड़े होने में काफ़ी डिफरेंस होता है। इस तरीके से देखिए आपके सर्किल में बताया गया है कैसे कैसे डिफरेंस आते हैं बड़े होने में। फिश आल्सो ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स बट ओनली ए फ्यू ऑफ देम ग्रो इनटू एडल्ट्स, मतलब जो हमारी फ़िश होती है वो 1000 ऑफ नंबर्स में आप एग देती है, उसके बाद भी उनमें से एक ही दो जो आपके होते हैं ग्रो करते हैं। ए बेबी फ़िश इज़ कॉल्ड ए फ्राई, और जो हम बेबी फिश हमारे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्राई बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका सर्किल बनेगा, लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, मतलब फ्रॉग का लाइफ साइकिल आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो रहा है। टैडपोल, यंग फ्रॉग, उसके बाद पूरा फ्रॉग जाके होगा। पहले एग से आपके कोकून टाइप का आपका बना हुआ है, उसके बाद ये फ्रॉग का जो ये चीज़ें हैं इस तरीके से आपकी बनती चली जाएंगी। इसी तरीके से आपका फ़िश का भी होता है। फिर आपका टॉपिक आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स आपके जो रेंगने वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके बारे में है। रेप्टाइल्स सच एज लिजर्ड, टर्टल्स एंड स्नैक ले एग्स ऑन द ग्राउंड। जो हमारी ये एनिमल्स रेप्टाइल्स एनिमल होते हैं वो ग्राउंड पर एग को देते हैं, बट दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स, लेकिन अपने वो एग की क्या करते हैं, देखभाल नहीं करते, केयर नहीं करते। देयर एग्स आर वार्म बाय द सन हीट, और वो कैसे एग कैसे वार्म होता है, सन के हीट से,
सूरज की गर्मी से हीट हो जाता है। पेरेंट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ़ द यंग वंस, और जो इस तरीके ये पेरेंट्स होते हैं वो अपने यंग वंस की टेक केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते। दे आर ब्रॉट अप बाय नेचर, ये नेचर से ही क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। क्रोकोडाइल मेक ए नेस्ट इन द ग्राउंड एंड ले देयर एग्स इन इट। जो क्रोकोडाइल हमारा होता है वो क्या करता है, ग्राउंड के नेस्ट के अंदर एक ग्राउंड के अंदर एक नेस्ट बनाता है, उसके बाद उसी में अपना सारा अंडा डाल देता है। व्हेन द यंग वंस केम आउट ऑफ द एग्स द मदर कैरीज देम टू द वाटर। जो हमारे यंग वंस होते हैं क्या होते हैं, एग से जब बाहर आ जाते हैं तो उनकी जो मदर होती हैं वो कहाँ पर, वाटर में उन्हें ले जाती हैं। शी लुक्स आफ्टर द यंग वंस फॉर ए फ्यू डेज, और वो कुछ टाइम के लिए अपने यंग वंस की क्या करती हैं, टेक केयर करती हैं। इंसेक्ट आल इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ग्रासहोपर, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज एंड सिल्क मोथ ले एग्स। ये सारे जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे को देते हैं। द यंग वंस दैट कम आउट ऑफ द एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और जब वो अपने अंडे से क्या करते हैं, बाहर आते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं और साइज़ भी उनकी डिफरेंट होती है और वो देखने में भी डिफरेंट लगते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सम इंसेक्ट। अब हम इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ ए कॉकरोच आर ए ग्रासहोपर। देखते हैं कॉकरोच की मतलब लाइफ साइकिल कैसी होती है। कॉकरोच आर ग्रासहोपर हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ। जो कॉकरोच और ग्रासहोपर हमारे होते हैं उनके लाइफ में कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। एग, निम्फ एंड एडल्ट। पहला आपका एग होता है, एग से निम्फ होता है और निम्फ से आपका क्या होता है, एडल्ट हो जाता है। द एग इज़ द फर्स्ट स्टेज, द यंग बेबी दैट कम आउट ऑफ द एग इज़ कॉल्ड निम्फ। जो हमारे एग होते हैं, फर्स्ट स्टेज आपका एग होता है। एग को जब हैच किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे बाहर आता है एग से निम्फ, छोटा जो बेबी होता है। उसके बाद इट इज़ द सेकेंड स्टेज, द निम्फ शेड इट्स ओल्ड स्किन मैनी टाइम्स एज इट्स ग्रोन। और जो हमारे निम्फ होता है वो क्या करता है, अपने बॉडी से बहुत टाइम तक स्किन को गिराता रहता है और उसके बाद वो बढ़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। और जो अपने स्किन से वो क्या करता है, शेड करता है, स्किन को शेड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहा जाता है। आफ्टर मॉल्टिंग द निम्फ बिकम एन एडल्ट। और इसकी मॉल्टिंग के बाद निम्फ क्या हो जाता है, किस में बदल जाता है, आपका एडल्ट में बदल जाता है, एक बड़े कॉकरोच की तरह हो जाता है। फर्स्ट आपका एग, एग से आपका निम्फ, निम्फ से आपका एडल्ट। इस तरीके की साइकिल आप बना सकते हैं। अगर बाई चांस आपके एग्ज़ाम में आता है तो इस तरीके का फिगर आपका बनेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई आर ए हाउस फ्लाई। तो इसमें आपका बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या उनके लाइफ साइकिल्स होते हैं। बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ। आपने पढ़ा था कॉकरोच के जो स्टेजेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, बट आपके बटरफ्लाइज के स्टेज कितने होते हैं, 4 होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एग इज़ द फर्स्ट स्टेज। एग हमारा होता है क्या, कैसा स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। द यंग बटरफ्लाइज दैट हेज फ्रॉम एग इज़ कॉल्ड लार्वा। और जो हमारी बटरफ्लाइज होती हैं और उस एग को हेज करती हैं, फिर उसमें से क्या बाहर आता है, एक लार्वा आता है। द लार्वा इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। और वो एडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इट लुक्स लाइक ए वार्म। और एक वार्म की तरह वो आप देखेंगे, जो आप उसको एक वार्म दिखने में एक वार्म की तरह रहेगा। इस तरीके से देखिए, एक वार्म की तरह आपको दिखेगा। द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज़ कॉल्ड एक कैटरपिलर। और उसके बटरफ्लाई के लार्वे को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर। इट इज़ द सेकेंड स्टेज। ये हमारी क्या होती, कौन सी स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज होती है। द कैटरपिलर फीड्स कंटिन्यूसली ऑन लीव्स एंड ग्रोज वेरी फास्ट। और कैटरपिलर हमारा क्या करता है, वो क्या फीड करता है, लगातार आपके लीव्स और लीफ को फीड करता रहता है और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, it is stop feeding and make a covering around itself।
और ये क्या करता है, कुछ टाइम के बाद ये अपनी फीडिंग करना बंद कर देता है और अपने चारों तरफ क्या करने लगता है, एक कवर बनाने लगता है। इट्स कॉल्ड द कोकून। अपने चारों तरफ एक कवर बनाता है, उस कवर को हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। आफ्टर दिस द कैटरपिलर ग्रो इनसाइड द कोकून। और इसके बाद ही कैटरपिलर हमारा धीरे धीरे कोकून के अंदर क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। दिस इज़ द प्यूपा। और उसको हम क्या कहते हैं, उस स्टेज को प्यूपा कहते हैं। इट इज़ द थर्ड स्टेज। ये हमारी तीसरी स्टेज होती है। ये देखिए, ये हमारी प्यूपा, ये थर्ड स्टेज है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ टाइम बाद, द प्यूपा ब्रेक द कवरिंग। और प्यूपा क्या करता है, कवर को ब्रेक कर देता है। एंड कम्स आउट एज एन एडल्ट। और एक बढ़कर उससे बाहर निकल जाता है, मतलब तब वो बढ़ जाता है जब उससे बाहर आता है। नेक्स्ट आपका है पेरेंटल केयर। मैनी एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस आफ्टर दे बर्न। मतलब बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वंस को मतलब बर्न करने के बाद उनकी केयर करते हैं। पेरेंटल केयर इज़ हाईली डेवलप्ड इन बर्ड्स। और ज़्यादातर ये किस में देखी जाती है, वह बर्ड्स में डेवलप होती है। द बेबी बर्ड दैट हेज आउट फ्रॉम द एग आर फेदरलेस। और जो हमारे बेबीज़ होते हैं, बर्ड बेबीज़ होते हैं, उनके वो क्या होते हैं, उनके एग होते हैं कम। जब एग से आउट बाहर आते हैं तो उनके वो क्या होते हैं, बिना पंख के होते हैं, फेदरलेस होते हैं। दे आर वेरी वीक। और बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई। और वो फ्लाई भी नहीं कर सकते। द मदर एंड फादर बर्ड्स फीड द बेबीज़। और जो हमारी मदर्स होती हैं, मतलब बेबीज़ की, वो क्या करती हैं, उनको फीड कराती हैं, मतलब उनको खिलाती हैं। व्हेन द बेबीज़ बर्ड ग्रो बिगर देयर पेरेंट्स टीच देम टू फ्लाई एंड फाइंड देयर फूड। जब वो बेबीज़ जो हमारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बिगर हो जाते हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स उन्हें उड़ना फ्लाई करना सिखाने लगती हैं। और कैसे फूड को फाइंड किया जाए, पाया जाए, खोजा जाए, उसके बारे में भी उन्हें बताती हैं, सिखाती हैं। पेरेंटल केयर इज़ आल्सो हाईली डेवलप्ड इन सम ममेल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, काउज, डॉग्स, कैट्स एंड मंकीज़। जो हमारी पेरेंटल केयर्स होती है, मतलब पेरेंट्स हमारे जो केयर करते हैं, वो उस तरीके से जो ममेल्स होती हैं, हमारी ह्यूमन बीइंग होती है, काउज होती हैं, डॉग होती हैं, कैट्स, ये मंकीज़ होती हैं, ये सब अच्छे से अपने बेबी की टेक केयर करते हैं। ह्यूमन बींग्स टेक केयर ऑफ़ देयर यंग वंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो ह्यूमन बींग्स होती हैं वो बच्चों की अपनी देखभाल बहुत लंबे पीरियड तक करती हैं। यूजुअली द मदर केयर फॉर द यंग वंस। जो कि एक मदर अपने बच्चे के लिए उसकी यूजली मतलब करती रहती है, हमेशा वही चीज़ है कि मतलब जो हमारे बेबीज़ होते हैं, जब तक कि वो अपने पैर पर चलने ना लगे तब तक उनको बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। उनको खाना खिलाना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको पानी देना, उनको वॉशरूम में ले जाना, उनको नहलाना, ये सारी चीज़ें मदर करती रहती हैं जब तक कि बेबी खुद से सारे काम ना करने लगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें और इस चैप्टर के बारे में पूरे समझें, क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ाई गई। और कमेंट में जो चीज़ें ना समझ में आए, कमेंट में ज़रूर लिखें।